जय हिंद दोस्तों, एपीएससी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग छायावाद कर रहे थे। मैंने छायावाद पे 2 क्वेश्चन आपको कराए थे और बहुत सारे एग्जाम्पल। तो मैंने ये छायावाद पे मैंने पंथ के पल्लव की भूमिका करा दी थी। आज ये तीनों प्रश्न हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एक प्रश्न जो मतलब मैंने आपको डिस्कशन कर दिया था, मैं केवल अब इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन बताऊंगा, ठीक है। तो ये 3 प्रश्न हमारा फोकस है। तो आप देखेंगे स्वच्छंद प्रश्न पहला, स्वच्छंदतावाद छायावाद की पूर्व पीठिका था, ठीक है, और छायावाद उसी का विकसित रूप है। कथन की समीक्षा करें। तो एक बात मैं कह रहा है कि आपको पता होगा कि द्विवेदी युग में 2 धाराएं थी, अनुशासनबद्ध धारा और स्वच्छंदतावाद। तो एक ये स्टेटमेंट कह रहा है स्वच्छंदतावाद छायावाद की पूर्व पीठिका था और छायावाद उसी का विकसित रूप है। तो सीधी बात है, क्वेश्चन की डिमांड ये कह रहा है कि सबसे पहले आपको दिखाना है कि स्वच्छंदतावाद में क्या क्या था और छायावाद उसी का विकसित रूप कैसे है। तो मतलब कुछ ऐसी चीजें जो छायावाद में थी वो स्वच्छंदतावाद में स्टार्ट हो चुकी थी। ये प्रश्न की मेन डिमांड है। तो जो भी बात है, चाहे व्यक्तिक चेतना, चाहे सौंदर्य चेतना, चाहे अलंकारों और बाकी जो भाषा शिल्प है, संवेदनागत स्तर पे, शिल्पगत स्तर पे, सभी स्तर पर जो बातें स्वच्छंदतावाद में स्टार्ट हो चुकी थी, वही बात विकसित तरीके से, विकसित रूप से आपको दिखाना है कि हाँ भाई देखो ये छायावाद में भी है। तो प्रश्न की मेन डिमांड तो पहले ये समझ लीजिए। अब बात आती है इंट्रोडक्शन की। तो अगर ऐसे कोई भी प्रश्न आ रहा है जिसमें छायावाद पे प्रश्न पूछ रहा है, छायावाद पे स्टेटमेंट दे रहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, छायावाद ऐसा है, वैसा है, कैसा है, आप आराम से इंट्रोडक्शन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कोट कर सकते हैं। उनकी बात का दम होता है, उनकी बात में भारीपन होता है। तो आप ये बात सीधे सीधे कहेंगे किसी प्रकार के प्रश्न में, आप इस बात को सीधे सीधे बताएंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद की तगड़ी आलोचना इसके रहस्यवादी स्वरूप को लेकर की है। यानी बहुत कड़ी आलोचना, तगड़ी ने कड़ी आलोचना इसके रहस्यवादी स्वरूप को लेकर की है। और शुक्ल जी का मानना है इन्होंने स्वच्छंदतावाद की चली आ रही एक प्रांजल और स्वच्छ धारा को रोक दिया। तो ये वाले स्टेटमेंट से आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार के प्रश्न में छायावाद पे प्रश्न आता है तो आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो कनेक्टिंग लाइन होगी वो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन के अनुसार चेंज हो जाएगी। तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको कुछ प्रीसेट करवा रहा हूं बार बार कि देखो भाई ये चीजें याद कर लो, क्वेश्चन के अनुसार चीजों को डिमांड के अनुसार मोड़ देना है। तो अब 2 क्वेश्चन में हम थोड़ा हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं। तो जैसे पहला ये वाला है, तो आप क्या बताएंगे, ये बात बताएंगे, ठीक है। मान लो पहला ये वाला है, स्वच्छंदतावाद छायावाद की पूर्व पीठिका और छायावाद उसी का विकसित रूप है। तो आप कहेंगे हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है, यानी बहुत प्रसिद्ध आलोचकों का मानना है कि छायावाद का स्वरूप उस प्रकार नहीं था जिस प्रकार शुक्ल जी मानते थे, और यह क्या है बता देंगे, स्वच्छंदतावाद का ही विकसित रूप है। इस तरीके से आप जोड़ेंगे, कुछ लिंकिंग पैराग्राफ लेके जोड़ेंगे, कुछ एग्जांपल देंगे, एक आध आलोचकों का कोट करेंगे। बस 1 मिनट। ठीक है, तो सीधे ये बात आप बताएंगे, है ना, सीधे बात आप बताएंगे कि भैया देखो ऐसा नहीं है जैसा शुक्ल जी कह रहे थे, ये विकसित रूप है। इस तरह से, इस प्रकार ये अगले प्रश्न में एक बार देखो, मतलब अभी कनेक्टिंग लाइन देखेंगे हम लोग, एग्जैक्ट देखेंगे, चिंता मत कीजिए। एक बार इंट्रोडक्शन पहले आपको हिट एंड ट्रायल करवा रहा हूं, फिर देखेंगे छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह। यहां भी शुक्ल जी की बात कोट करेंगे कि आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद ने स्वच्छंदतावाद की प्रांजल ये धारा वो धारा को रोक दिया। हालांकि कई विचारक इस प्रकार न देखकर छायावाद की अलग प्रकार की परिभाषा देते हैं। उन्हीं में से एक प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, शुक्ल जी के स्टेटमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, आप प्रॉपर सही तरीके से कर सकते हैं। तो ये बात देखिएगा। तो अब हम पहले ये वाला कर रहे हैं कि छायावाद क्या है, स्वच्छंदतावाद छायावाद की पूर्व पीठिका, मतलब छायावाद स्वच्छंदतावाद के ही बेस पर बना है, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये इंट्रोडक्शन आप दिमाग में रखिएगा कि रहस्यवादी और प्रतीकवादी काव्य की क्या की एकदम मतलब कठिन आलोचना की, ठीक है। ये कठिन आलोचना की, सॉरी कठोर आलोचना की, कड़ी आलोचना की बात आप बताएंगे। अब हम थोड़ा सा इसको देखेंगे। देखिए ये, ठीक, तो ये बात हम देखेंगे, ठीक है ना। तो अब आपने शुक्ल जी पे कोट किया कि शुक्ल जी ने कठिन आलोचना की या कठोर आलोचना की, और हालांकि मतलब शुक्ल जी का मानना था, तो आप ये बताएंगे शुक्ल जी का मानना था भाई कि स्वच्छंदतावाद की प्रांजल धारा को रोक दिया। हालांकि अगर स्वच्छंदतावाद को हम समझें, ठीक है, स्वच्छंदतावाद को समझें, तो आप चाहें तो इस आधार पे इसको बता सकते हैं कि स्वच्छंदतावाद ऐसा ऐसा था जिसका विकसित रूप। तो आप इस टेबल को यहां पर बताएंगे, ठीक है, इस टेबल को आप बताएंगे।
तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट यहां पर इस बात को ले आ सकते हैं, ठीक है, कि समकालीन समीक्षा प्राय स्वीकार करती है कि छायावाद स्वच्छंदतावाद का विरोधी नहीं बल्कि विकसित रूप है। तो शुक्ल जी की आलोचना के बाद ये बात बता देंगे, ठीक है। स्वच्छंदतावाद और छायावाद का संबंध वस्तुतः बीज और वृक्ष का संबंध है, जिसमें बाहरी स्तर पर कई अंतर हैं, किंतु वस्तुतः स्वच्छंदतावाद के तत्व विकसित होकर छायावाद में व्यक्त हुए हैं। ये बात जो है कंक्लूजन में लिखेंगे, कंक्लूजन, बीज और वृक्ष का संबंध क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में लिखेंगे, ये बात दिमाग में रखिएगा। अब आप यहीं से दिखाएंगे कि स्वच्छंदतावाद छायावाद कैसे विकसित होकर दिख रहा है, ठीक है, कैसे, तो मेन बॉडी बताएंगे कि उदाहरण के तौर पे स्वच्छंदतावाद में खड़ी बोली की स्थापना कर दी गई। स्वच्छंदतावाद मतलब स्वच्छंदतावाद के समय यानी द्विवेदी युग में क्या हुआ, खड़ी बोली सीधी सीधी बात है ना, पूरी तरह से काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो गई। अच्छा, जब मैंने आपको पंत के पल्लव की भूमिका कराई है तो बहुत सारे कीवर्ड्स बोले हैं, उन कीवर्ड्स को अब यूज करना है। देखो पिछले लेक्चर्स में जो भी पढ़ाया है अगले लेक्चर्स में यूज करना, ये आपका काम है, सीधी बात है। नहीं यूज करेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो आगे के लेक्चर्स आपके लिए हवा हो जाएंगे, बहुत काम के नहीं होंगे। तो ये बात क्लियर कर दिमाग में रखिएगा। तो खड़ी बोली की स्थापना कर दी, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली को स्थापित कर दिया, और विभिन्न कवियों ने क्या किया, काव्य लेखन शुरू कर दिया। श्रीधर पाठक का एग्जाम्पल दे देंगे, है ना, क्या कहते हैं, कुछ या सच्चा व सच्चा तनिक समझो बच्चा इसका भेद वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं, देख लीजिएगा एग्जाम्पल्स आपको याद करना है। या तो ये वाला दे सकते हैं, या तो कहता है कवि स्वच्छंद वाला जो एग्जाम्पल है वो, आप दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। ये लिखो न लेखनी करो बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद, ठीक है। तो आप ये वाली एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, है ना, प्रॉपर इस बात को बता दिया। या फिर आप ये कह सकते हैं, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा समझो बच्चा इसका भेद, ठीक है। तो ये बात आप चाहें तो बता सकते हैं कि खड़ी बोली में पूरी तरह से इन्होंने क्या किया, स्थापना कर दी, आकारांतता, पूरा जो भी बात है वो आप बता सकते हैं, आपकी इच्छा। चाहे तो कितना एक्सप्लेन करना है बहुत थोड़ा डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, आप उसको एक्सप्लेनेशन कम करेंगे अधिक करेंगे, ठीक है। तो ये बात आप दिखाएंगे कि खड़ी बोली की स्थापना कर दी गई। इसमें क्या किया, खड़ी बोली का चरम विकास किया गया। फिर आप बताएंगे वहीं छायावादी कवियों ने क्या किया, खड़ी बोली का चरम विकास किया, है ना। पंत ने पल्लव की भूमिका में लिखा। फिर वही बात बताएंगे कि क्या कहते हैं, खड़ी बोली को काव्यात्मक, ठीक है, काव्यात्मक भाषा के रूप में पूरे कविता की कोमलता से क्या किया जाता है, कविता की कोमल भाषा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। और उन्होंने पूरी तरह से क्या किया, इसको काव्यात्मक भाषा के रूप में स्थापित कर दिया। तो यही बात समझिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया, ध्यान रखिए, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया। देखो ये बात समझना, एज अ टीचर मैं इमला बोलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जब मैं इमला बोलता हूं तो उसमें एक दो स्टेटमेंट हो सकता है व्याकरणिक रूप से शुद्ध ना हो, मैं पहले इस बात को बता दे रहा हूं। लेकिन हाँ, मैं आपको एग्जाम्पल्स और कनेक्शन करवा दे रहा हूं, तो उसको आप अपने शब्दों में लिख लेंगे कि भैया छायावाद में खड़ी बोली स्थापित हो गई थी। उदाहरण के तौर पर श्रीधर पाठक आदि कवियों ने, ये स्वच्छंदतावाद में श्रीधर पाठक आदि कवियों ने क्या किया, खड़ी बोली के जो भी तत्व थे उनको कविता में शामिल कर लिया और पूरा लेखन लिखा। द्विवेदी युग में भाषाई द्वैत की समस्या समाप्त हो गई थी। वहीं छायावाद ने क्या किया, खड़ी बोली के विकास का चरम रूप स्थापित किया और खड़ी बोली काव्य से काव्यात्मक भाषा के रूप में बन गई। पंत पल्लव की भूमिका में लिखते हैं, इस बात को आप इस तरह से बता देंगे, ठीक है। तो प्रॉपर आपने कुछ कीवर्ड्स, कुछ फैक्ट्स, कुछ डेटा के आधार पर अपने आंसर लिखे। फिर स्वच्छंदतावाद ने क्या किया, स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। और आप इस बात को, अब ये वाला एग्जांपल देंगे, ठीक है, लिखो न लेखनी करो बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद, ठीक है। तो आप ये बात बताएंगे कि क्या किया, स्वच्छंदतावाद ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। आप इस बात को प्रॉपर बताएंगे। तो आप क्या बताएंगे कि ये देखिए, है ना, आप बताएंगे द्विवेदी युग में, ठीक है, द्विवेदी युग में कवियों ने या श्रीधर पाठक के नेतृत्व में कवियों ने पहली बार जगत की सच्चाई और व्यक्तिकता जैसे मूल्यों की स्थापना की और स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस बात को बता देंगे आप, लिखो न लेखनी करो बंद, कवि स्वच्छंद। फिर आप बताएंगे छायावादी कवियों में स्वतंत्रता का मूल्य के स्तर पर विकास हुआ, स्वतंत्रता का मूल्य के स्तर पर विकास हुआ। तो आप अब इसमें एग्जाम्पल देंगे, पंत, जयशंकर प्रसाद, है ना, ये क्या कहते हैं, निराला आदि की रचनाओं में स्वतंत्रता मूल्य के स्तर पर दिखती है। उदाहरण के तौर पर ये घोषणा करते हैं कौन, अपने प्रमुख जयशंकर प्रसाद जी घोषणा करते हैं, हिमाद्रि तुंग शुंग सी प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो ये बात यहां पर बताएंगे, ठीक है। प्रकृति का स्वतंत्र विषय बन गई। तो आप बताएंगे स्वच्छंदतावाद में प्रकृति स्वतंत्र विषय के रूप में बन गई। वहीं छायावाद में क्या किया, प्रकृति का मानवीकरण और उसका नारी से भी सुंदर रूप कर दिया गया। तो भाई
मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, एग्जाम्पल दे देंगे, खत्म बात। ठीक है, एग्जाम्पल्स प्रॉपर आपको बता दिया है। ठीक है, फिर राष्ट्र प्रेम की भूमिका का विस्तार किया गया और जो नव जागरण है, नव जागरण क्या हुआ, राष्ट्र प्रेम की ओर अग्रसर हुआ। ठीक है, आत्मालोचना से राष्ट्र प्रेम की ओर अग्रसर हुआ और ये वही छायावाद में विकसित होकर क्या हुआ, राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रेम का काव्य बन गया। ठीक है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रेम का काव्य बन गया। तोड़ो 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 कारा, है ना, वो वाला एग्जाम्पल आप दे देंगे, किसका, निराला जी का। तोड़ो 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 कारा वाला चाहे तो एग्जाम्पल आप दे सकते, तो ये बात आप बताएंगे। ठीक है ना, इस बात की आप प्रॉपर बता देंगे। फिर आप ये बता सकते हैं छायावादी रहस्यवाद भी स्वच्छंदता का ही अगला चरण है। ठीक है, ये बात आप सीधे सीधे बता देंगे कि ये है। और जब कवियों ने, तो फिर 5वां पॉइंट आप ये लिखेंगे कि छायावादी रहस्यवाद भी स्वच्छंदतावाद का ही अगला चरण है। स्वच्छंदतावादी कवियों ने स्वतंत्रता की मांग की, किंतु बाद में जब महसूस किया कि सामाजिक दबाव बेहद कठोर और अनम्य है, अनमनीय नहीं अनम्य है, तो स्वच्छंदतावादी रहस्यवाद में परिणित हो गया। और फिर आप ये कंक्लूजन लिखेंगे कि अतः स्पष्ट है स्वच्छंदतावाद और छायावाद का संबंध वस्तुतः बीज और वृक्ष का संबंध है, जिसमें बाहरी स्तर पर कई अंतर हैं, किंतु वस्तुतः स्वच्छंदतावाद के तथ्य विकसित होकर छायावाद, है ना, दिखते हैं। ठीक है, ये दिखते हैं, प्रॉपर इस बात को आप बता देंगे, है ना, इस बात को आप बता देंगे। तो देखिए इंट्रोडक्शन में जब ये पूछेगा कि छायावाद एवं स्वच्छंदतावाद या छायावाद स्वच्छंदतावाद का ही विकसित रूप है, तो इंट्रोडक्शन में आप आचार्य शुक्ल की बात को, आचार्य शुक्ल के कथन को कोट करेंगे। अब डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन 300 शब्दों में पूछ रहा है या 225 शब्दों में पूछ रहा है, तब आचार्य शुक्ल के एक दो कथन को आप एक्सप्लेन भी करेंगे कि आचार्य शुक्ल क्यों ऐसा कहते हैं। एक दो स्टेटमेंट, ठीक है, एक दो स्टेटमेंट आप कहेंगे कि आचार्य शुक्ल का कहना था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना, ये आप ये बताएंगे शुक्ल जी का कहना था कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रभाव से हिंदी काव्य में रहस्यवादी शैली का विकास हुआ। ठीक है, रहस्यवाद शैली का विकास हुआ जो कि स्वच्छंदतावाद के विकास को अवरुद्ध करती है। तो आप इस बात को प्रॉपर बताएंगे, है ना। और दूसरा बताएंगे कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की कड़ी आलोचना के कारण स्वच्छंदतावादी या स्वच्छंदतावाद का विकास रुक गया। तो आप ये दो कारण से बताएंगे कि उन्होंने माना कि दो कारणों से छायावाद का उद्भव हुआ और स्वच्छंदतावाद का रुकावट हुई, स्वच्छंदतावाद पर रुकावट हुई। तो पहला कारण यही कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा शास्त्रीय प्रतिमान लेकर आलोचना करना और स्वच्छंदतावादी काव्य की कठोर आलोचना करना, वहीं दूसरी ओर रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रभाव पड़ना। तो ये दो कारणों के आधार पर आप बताएंगे। अगर प्रश्न में 225 शब्द या 300 शब्द की डिमांड है, अगर प्रश्न में 150 शब्द लिखना है, ठीक है, 2 ही पेज है, समय नहीं बचा है, तो इस बात पे बहुत ज्यादा ना प्रेशर डालते हुए शुक्ल जी का स्टेटमेंट देके उस बात को कोट करके कि प्रांजल स्वच्छधारा को रोक दिया, लेकिन इस पर विवाद होता है, बहुत सारे कवियों का ये मानना है, ये वाली बात बता के फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मेन डिमांड प्रश्न की ये है। अब देखो इस क्वेश्चन में कई लोग क्या करेंगे, कई लोग स्वच्छंदतावाद बैठ के इंट्रोडक्शन में समझा देंगे, ठीक है, कि स्वच्छंदतावाद क्या होती है। ध्यान रखिए, प्रश्न की डिमांड है ही नहीं स्वच्छंदतावाद समझाना। इंट्रोडक्शन में स्वच्छंदतावाद समझाना केवल और केवल मूर्खता होगी, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। जब एग्जामिनर से पूछ रहा है छायावाद स्वच्छंदतावाद में अंतर बताओ, या छायावाद स्वतंत्रतावाद का ही विकसित रूप है, जब एग्जामिनर बात कह रहा है तो इसका मतलब है कि उसको आइडिया है स्वच्छंदतावाद क्या है। प्रश्न में आता है कि स्वच्छंदतावाद की विशेषताओं या प्रवृत्तियों पर चर्चा कीजिए, तब आप इंट्रोडक्शन में स्वच्छंदतावाद बताते और कंक्लूजन में चाहे तो बताते कि छायावाद क्या हुआ, स्वच्छंदतावाद क्या हुआ, छायावाद के रूप में परिणित हो गया, तब आप कंक्लूजन इंट्रोडक्शन ये रखते। लेकिन जब प्रश्न कह रहा है छायावाद एवं स्वच्छंदतावाद, तो स्वच्छंदतावाद के बारे में चर्चा करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। मेरा यही मानना है कि यहां पर आचार्य शुक्ला स्टेटमेंट, उनकी तुलना, ये दो पॉइंट आप शॉर्ट में बता के इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये व्यू है और मेरा व्यू यहां पे सही मुझे लगता है। मैंने लोगों से डिस्कशन भी किया है और इस बात को उचित पाया है, ठीक है। तो आप प्रॉपर इस बात को समझेंगे। तो ये वाला खत्म हो गया। अब हम आएंगे ये वाला क्वेश्चन पे जो दूसरा है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ठीक है। तो ठीक है, मैं यही करूंगा हर क्लास में 2-3 क्वेश्चन आपको जल्दी मतलब इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन इस तरह से कराऊंगा, 2-3 क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, फिर अगली क्लास में उन क्वेश्चंस को करवाऊंगा और फिर नए 2-3 क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। तो मुझे लग रहा है ये तरीके से करके हम ज्यादा कवर भी कर पाएंगे, चीजों को एब्जॉर्व करने का आपको मौका भी मिलेगा, ठीक है। और जो एग्जांपल्स बोल रहा हूं वो आप लिखेंगे भी प्रॉपर,
उसको लिखेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज और, मैंने अपने नोट्स शेयर कर दिए 72 पेज वाले, उन नोट्स को आप एग्जाम्पल बुक के और तौर पे यूज कर सकते हैं। तो जैसे यही वाला है जो स्वच्छंदावाद छायावाद है, तो इनमें से मैंने सारे एग्जाम्पल लगभग वहां पे लिखे हैं। आप देखोगे, मैं आपको दिखा भी देता हूं, यहां पे देखोगे तो मैंने क्या किया है प्रॉपर, जैसे भारत भारती का भी एग्जाम्पल यहां पे नोट किया है, मैं दिखाता हूं आपको लास्ट में। मैंने इवन ये जो क्वेश्चंस हैं इसको भी शॉर्ट नोट्स में, जैसे अभी आपको मुक्त छंद पे प्रश्न करवाऊंगा, ठीक है। ये साकेत, याद है साकेत वाला हमने क्वेश्चन किया था, प्रिय प्रवास वाला हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने क्या किया, शॉर्ट नोट्स बना दिया है ऑलरेडी, ठीक है। ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स कुछ कुछ बना दिए जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगे हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, इसमें अपनी चीजों को आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हम जब रेखाचित्र पे प्रश्न करेंगे तो रेखाचित्र पे प्रश्न आपको उचित तरीके से मिलेगा नहीं, लेकिन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो बस हम लोग, हमारा काम है, हम हिंदी का ऐसी तैयारी करेंगे कि 4 लोग कहेंगे कि कहाँ से तैयारी की, और नंबर आप लोग जम के लाओगे, ये श्योर है ना। तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आने वाले टॉपर्स अपने बेस्ट से होने चाहिए। तो अब अगला करते हैं हम लोग, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह। मैंने ये बात पूरी समझा दी कि स्थूलता क्या है। तो जब समाज का विकास होता है, मैंने आपको बहुत डिटेल में इस बात को समझाया था, दोबारा नहीं कहूंगा, बस इतना ध्यान रखिए। डॉक्टर नगीन का एक कथन था, मैं कह रहा हूं इंट्रोडक्शन आप हमेशा आचार्य शुक्ल को कोट कर सकते हैं। आचार्य शुक्ल, कि आचार्य शुक्ल का मत था कि छायावाद क्या है, छायावाद ने स्वच्छंदावाद की इस प्रकार की जो धारा थी, स्वच्छ प्रांजल कुछ कुछ धारा थी, उसको रोक दिया, और बहुत ही कड़ी आलोचना की दृष्टि से छायावाद को देखा। हालांकि बहुत सारे आलोचकों का मानना है कि छायावाद क्या है, छायावाद एक नया काव्य आंदोलन है या नवीन काव्य आंदोलन है, और इसकी व्याख्या अलग प्रकार से करते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना। तो ये वाला स्टेटमेंट बताएंगे, है ना। और इस तर्क को संवेदनागत तथा शिल्प दोनों आधारों पर समझा जा सकता है। उनके तर्क को संवेदनागत तथा शिल्प दोनों आधारों पर समझा जा सकता है। तो इस बात को आप प्रॉपर बताएंगे, और फिर यही बात अब यही बात आप प्रॉपर लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको समझाई थी, अब ये लिखेंगे। इंट्रोडक्शन हो गया, मेन बॉडी अब लिखेंगे। तो बताएंगे संवेदनागत स्तर पर, ठीक है, स्थूलता का अर्थ है द्विवेदी युगीन सामाजिकता, ठीक है, द्विवेदी युगीन सामाजिकता, ठीक है। तो द्विवेदी युग में नवजागरण की चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, नवजागरण की चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। प्रॉपर आप बात बताएंगे ना, प्रॉपर इस बात को आप प्रॉपर सही तरीके से बताएंगे कि नवजागरण की चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचनाओं में, है ना, भारतीय समाज की राजनीतिक आर्थिक पक्ष, ठीक है। तो आप इस बात को प्रॉपर बताइए कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक आदि की रचनाओं में क्या हुआ था, ये चीजें दिखनी स्टार्ट हो गई थी, और एग्जाम्पल आप देंगे। तो आप क्या करेंगे, यही अब मैं इसको प्रॉपर लाइन से करवा रहा हूं, सही तरीके से इमला बोल के, ठीक है। द्विवेदी युग में समाज के स्तर पर नव जागरण की चेतना व्यापक रूप से दिखाई दे रही थी समाज के स्तर पर, तथा उदाहरण के तौर पर भारत भारती नामक रचना में गुप्त जी ने न केवल भारतीय अतीत का विश्लेषण किया, बल्कि वर्तमान और भविष्य के पक्षों पर भी चर्चा की। किंतु, ठीक है, भविष्य के भी पक्षों पर चर्चा की। और एक एग्जांपल भारत भारती का आप उठा के दे दीजिएगा, जैसे ये आ रही थे जो मोह की मदिरा कभी पीते न थे, है ना, वे आ रही थे जो अपने लिए कभी जीते न थे, वे कुछ कुछ करके मोह की मदिरा कभी पीते न थे। अरे 2-3 कोई भी एग्जांपल, है ना। संसार को हम ही ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यवहार की, व्यापार की, विज्ञान की, यही वाला बात कर दीजिएगा कि हाँ देखो, अपना आत्मावलोकन कर रहे हैं। अतीत खंड में हम अतीत के जो है चीजों को भी देख रहे हैं, अतीत की सुखद चीजों को भी देख रहे हैं। तो गुप्त जी का एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा, ठीक है। किंतु व्यक्ति की व्यक्तित्वता का हनन हो रहा था, ठीक है, ये बात बताएंगे। वहीं स्वतंत्रता और समानता के मूल्य सांस्कृतिक स्तर पर विकसित हो रहे थे, लेकिन इसमें भी समाज या वर्ग क्या था, प्रमुख था। उदाहरण के तौर पर वही, ठीक है, जगत है सच्चा,
समझो बच्चा इसका भेद, या तो वो वाला एग्जाम्पल, या कवि स्वच्छंद वाला एग्जाम्पल ज्यादा बढ़िया है कि स्वतंत्रता की चेतना आ गई थी, तो कवि स्वच्छंद वाला आप एग्जाम्पल प्रॉपर दे दीजिएगा। ठीक है, श्रीधर पाठक ये कहा है ना। परंतु कोई भी सांस्कृतिक आंदोलन पहले बाहरी, व्यापक व स्थूल स्तरों पर विकसित होता है, धीरे धीरे सूक्ष्म स्तरों पर जाता है, धीरे धीरे सूक्ष्म स्तरों पर जाता है। ठीक है, तो द्विवेदी तो है ना, तो ये बात आप बताएंगे परंतु करके, कोई भी बाहरी स्तर पर पहले होता है, स्थूल रूप से विकसित होता है, धीरे धीरे सूक्ष्म स्तरों पर विकसित होता है। उदाहरण के तौर पर भारतेंदु युगीन नवजागरण जो कि राजनीतिक आर्थिक पक्षों पर केंद्रित था, द्विवेदी युगीन उसकी सूक्ष्म स्तर पर जाकर समाज के स्तर पर गया, परंतु व्यक्ति के स्तर पर नहीं पहुंचा। छायावाद इसी नवजागरण का अगला चरण तथा सूक्ष्म रूप में विकसित होता है, तथा नवजागरण की चेतना व्यक्ति और उसके भाव को मूल इकाई के स्तर पर धारण कर लेती है, तथा महादेवी वर्मा, निराला, जयशंकर प्रसाद एवं पंत आदि छायावाद के स्तंभों ने क्या किया है, व्यक्ति चेतना को उभारा है, तथा स्वयं, ये बात पूरी लिखनी है, तथा स्वयं की रचनाओं को तत्कालीन राजनीतिक या सामाजिक आंदोलनों का रोज नामचा न बताते हुए या रोज नामचा न बनाते हुए क्या किया है, अनुभूतियों को सूक्ष्म स्तर पर क्या किया है, लिखा है, या जो भी कहेंगे स्वर युक्त किया है, जो भी आप ये शब्द अच्छे से लिख लीजिएगा, एक बढ़िया शब्द लिख लीजिएगा जिससे एग्जामिनर फ्लैट हो जाए। तो ये बात आप थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे, इस बात को बताएंगे। ठीक है, फिर देंगे शिल्प के स्तर पर, फिर अगला लिखेंगे शिल्प के स्तर पर, इसको करेंगे अंडरलाइन। शिल्प के स्तर पर भी यह सूक्ष्म का विद्रोह है। तो मैंने बताया अभिधात्मकता, इतिवृत्तात्मकता, वर्णनात्मकता जो थी, ठीक है, वर्णनात्मकता थी, वह उसे छायावादी कविता अपनी अनुभूति परकता के कारण क्या करता है, धारण नहीं करता है। तो वो जो द्विवेदी युग में था, द्विवेदी युग में मैंने बताया था अभिधात्मकता, वर्णनात्मकता, इतिवृत्तात्मकता, ये तीनों चीजें थी। छायावाद में ये तीनों चीजें नहीं थी। ठीक है, तो ये बात समझिएगा। परिभाषा को आप बताइएगा कि अभिधात्मकता, वर्णनात्मकता, इतिवृत्तात्मकता जो थी, ठीक है, इतिवृत्तात्मकता थी वो स्थूल रूप में थी। छायावादी कविता अपनी अनुभूति परकता के कारण इस शिल्प को धारण नहीं करती है और व्यक्ति के भीतरी जगत को कविता का विषय बनाती है। इसके लिए छायावादी कविता या इस उद्देश्य के लिए छायावादी कविता रहस्यवादिता, प्रतीकात्मकता एवं लाक्षणिक शिल्प संरचना को स्वीकार करती है, तथा आप इसे बताएंगे, तथा निराला आदि कवियों ने बिंब, प्रतीक, ठीक है, नए प्रकार के अलंकारों का प्रयोग, वही उदाहरण के तौर पे प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है, आदि के माध्यम से और नए प्रकार के छंद, उदाहरण के तौर पे निराला के मुक्त छंद के माध्यम से शिल्प को भी सूक्ष्मतम स्तर पर धारण किया, ठीक है। तो ये बात आप बताएंगे, सूक्ष्मतम स्तर पर धारण किया, ठीक है। फिर वही बताएंगे, अतः छायावाद की डॉक्टर नगेंद्र की यह व्याख्या छायावादी काव्य के, ठीक है, के सौंदर्य एवं आधुनिक विश्लेषण को स्पष्ट करता है, या फिर छायावादी काव्य की आधुनिक समीक्षा को, है ना, स्पष्ट करता है। ये बात आप सीधे सीधे बता देंगे कि नए प्रकार की समीक्षा जो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह के रूप में स्पष्ट करता है, ठीक है। तो ये बात आप प्रॉपर बताएंगे, ठीक है, ये बात आप प्रॉपर बताएंगे। पहले शुक्ल जी वाली आलोचना, उसके बाद नगेंद्र का ये कथन, उसके बाद इसको एक्सप्लेन, और एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन, डायरेक्ट एक्सप्लेन नहीं करना है, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। सीधे सीधे ये बात नहीं लिखना है, ये बात लिखेंगे नंबर नहीं मिलेगा।
तो एग्जाम्पल दे के प्रॉपर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया, है ना। अब एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो है मुक्त छंद, ठीक, मुक्त छंद के उदाहरण वाले प्रश्न को करेंगे। ये छायावाद का बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमें रटना है, मतलब सिंपल सिंपल सी बात रटना है। ध्यान रखिए, मुक्त छंद मतलब फ्री वर्स, फ्री वर्स। अब देखिए ये क्यों तुरंत ही करा रहा हूं, छायावाद के बाद मतलब द्विवेदी युग के बाद तत्काल कराने का फायदा है, मेरे कहने का ये मतलब है कि द्विवेदी युग में जो इतिवृत्तात्मकता थी, वर्णनात्मकता थी, ये सब थी, और लय और तुकबंदी पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। तुकबंदी पर बहुत ज्यादा, थोड़ा सा अब इस बातों को थोड़ा समझेंगे ना, तो ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी इसके जो अभी हमने क्वेश्चन किया ना, यही कि छायावाद स्वच्छंदतावाद का ये रूप है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, इन क्वेश्चन में भी ये वाला मुक्त छंद वाले एक दो एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं आराम से, बहुत अच्छे से कोट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझेंगे तब, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, जितना बढ़िया इंटरलिंकेज करेंगे, देखो जितना बढ़िया इंटरलिंकेज करोगे उतना ही बढ़िया नंबर होगा। तो मैं अगर मेरा पेपर 1 में भाषा खंड अगर मैं सही से तैयार कर पाता, चूंकि मेरे पास समय नहीं था और मैं नहीं कर पाया, ये बात की कमी आज भी खलती है, मुझे लगता है कि मैं टॉपर बन सकता था आराम से, मुझे बहुत जरूरत थी उस बात की। तो आप इसको समझिएगा कि भाषा खंड अगर आपने सही से तैयार कर लिया, तो जितना मैं बता रहा हूं पार्ट पेपर 1 के पार्ट बी में और पेपर 2 में, उतने में आप एकदम फोड़ के जबरदस्त तरीके से चले आओगे। क्योंकि भाषा खंड सत्यप्रकाश सर पढ़ा रहे हैं तो बहुत ढंग से पढ़ा रहे हैं, और जो हिंदी साहित्य के इतिहास वाले हमने किया तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको वहां से लिंक करा दिए थे। इतना बढ़िया इंटरलिंकेज हम लोग करवा रहे हैं, तो अगर कुछ इंटरलिंकेज आप अपने मन से भी अगर सीखते हैं ना तो बहुत अच्छा होगा। एक प्रकार का इंटरलिंकेज यहां से भी उत्पन्न होगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए बात यह है कि द्विवेदी युग में क्या थी, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना था सबको। भावनाएं क्या थी, प्रमुख था नव जागरण, जो समाज में चल रहा है स्थूल रूप से, समाज में जो स्थूल रूप से बड़े बड़े रूप से सामने दिख रहा है उसको व्यक्त करना। इसको व्यक्त करने के लिए जरूरी था, और द्विवेदी युग का एक उद्देश्य था कि हम जो रचना करें वो जनमानस तक पहुंचे। द्विवेदी युग में ये भी उद्देश्य था, जनमानस तक पहुंचे। इसीलिए भारत भारतीय आप देखोगे कई द्रविड़ मतलब दक्षिण भारत के लोगों ने हिंदी केवल इस बात के लिए सीखी कि भारत भारती पढ़ पाए। इतना बढ़िया काव्य उसको माना गया, ठीक है, मतलब इतना शानदार उसको काव्य माना गया कि लोगों ने हिंदी सीखी भारत भारती पढ़ने के लिए। उद्देश्य ये था। छायावाद में क्या हुआ, उद्देश्य चेंज हुआ। छायावाद में व्यक्ति की अनुभूतियों का वर्णन करना है। छायावाद का उद्देश्य है व्यक्ति जो बात समझ रहा है वो वर्णन करना। अच्छा, जब आप जो बात सोच रहे हो वही व्यक्त करोगे तो क्या वो लय के अनुसार होगी, क्या वो तुक के अनुसार होगी, क्या वो नियम शास्त्रीय प्रतिमानों के अनुसार होगी, नहीं होगी। भाई आप सोच रहे हो यार ऐसा चल रहा है, आईएएस बन जाते तो क्या होता, आईएएस बन जाते सबसे पहले इसको गोली मार देते, फिर यहाँ से इस लड़का इस लड़की के साथ भाग जाते, ठीक है, घर वाले भी मान जाते। तो कुछ सोच रहे हो, देख रहे हो रैंडमनेस आ रही है। भावनाएं जो अंदर की बातें हैं, बहुत सारी भावनाएं हैं, वो क्या हो रहा है, वो एक कंट्रोल में नहीं बहती है। जब आपको तुकबंदी चाहिए होता है, जब आपको लय चाहिए होती है, तो आपको अपनी भावनाओं को स्टेप बाय स्टेप में चेंज करना पड़ता है। तो आप भावनाएं नहीं लिख पाते, क्यों, आपको पूरा तय बनाना पड़ेगा। पहले मैं बन जाता आईएएस, फिर कुछ नीचे ऐसा ही, तो फिर अब अगली भावनाओं को आपको उसी हिसाब से चेंज करना पड़ेगा कि लास्ट में एएस या वीएस कुछ ऐसा है, कुछ तुक वाली बात है। इधर तो समझ रहे, तो वो भावनाओं को नहीं सही से व्यक्त कर पाएगी वो बात, ठीक है ना। और वो बन जाती पीसीएस, फिर हो जाता दोनों का तलाक, हम निकलते इतने चालाक, ये वाली बात समझ रहे हैं आप। कुछ भी ऐसे वैसे मतलब ऊट पटांग कुछ भी करते, तुकबंदी वाले काम करते। द्विवेदी युग में तुकबंदी एकदम जोरों पे थी, ठीक है। तुकबंदी, जगत है सच्चा तनिक न समझो बच्चा इसका भेद, है ना। मतलब मुझे पता है, मैं बस हिंट दे दूंगा तो एग्जांपल आप लोग को याद होगा, मेरे से ज्यादा एग्जांपल्स आप लोग को याद होंगे। मैं इस बात को क्लियर कट मानता हूं, क्योंकि मैं प्रो टीचर नहीं हूं, मैं एक क्या हूं, एस्पिरेंट हूं, जिसको आइडिया है कि कैसे चीजों को लिंक करना है, ठीक है, ये बात समझना। लेकिन छायावाद का उद्देश्य जो है, छायावाद में अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करना हुआ। अब अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों को हटना पड़ेगा, वो तोड़ना पड़ेगा शास्त्रीय प्रतिमानों को, और उसी को तोड़ा निराला ने। निराला ने क्या किया,
ये प्रयोगशीलता किया, छंदों का प्रयोगशीलता किया, है ना, तो छंदों का प्रयोगशीलता किया। अच्छा, जब ये इन्होंने छंद मतलब मुक्त छंद की जब हम बात करते हैं, ठीक है, मुक्त छंद की बात करते हैं, तो ध्यान में रहे मुक्त छंद केवल छंद मात्र से नहीं, छंद रूढ़ी से मुक्ति की बात करता है सीधे, कि वो छंद रूढ़ी ही खत्म करो भाई, ठीक है। कोई से ये कहता है, पहले हम क्या करते थे, छंद रूढ़ी क्या होती है, अब छंद रूढ़ी क्या होती है उसको समझिए। छंद रूढ़ी क्या होती है कि अपने भाव को हम उसी आधार पर व्यक्त करेंगे जिस आधार पर छंद होगे। छंद अगर दोहा यूज हो रहा है, चौपाई यूज हो रहा है, तो उसी आधार पर अपने भाव को हम व्यक्त करेंगे, ठीक है। लेकिन अब ये कह रहे हैं छंद रूढ़ी से ही मुक्ति, हम भावानुसार छंद बनाएंगे, हमें जो भाव बनेंगे वो हम उसी आधार पे छंद बनाएंगे। तो पहली रचना है जूही की कली, मुक्त छंद में निराला की पहली रचना है जूही की कली। इसका पूरा 2-3 लाइन आपको याद करना पड़ेगा प्रॉपर, ठीक है। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न, मैंने प्रॉपर लिख रखा है काम का, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखा है, क्योंकि देखिए ये 3 लाइन याद करना पड़ेगा, ठीक है, लिख दीजिएगा। मुक्त छंद पे प्रश्न है ना, तो एकदम प्रॉपर इसको बताइएगा। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न, अमल कोमल तनु तरणी जूही की कली। अब देख रहे हो ये बात, थोड़ा सा इसको समझो, क्यों मुक्त छंद है, जो आ रहा है वही लिख रहे हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं कि विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न, अमल कोमल तनु तरणी जूही की कली। ये लाइन आपको प्रॉपर 3 याद होना चाहिए। तो ये क्या है, छंद से नहीं, छंद रूढ़ी से मुक्ति है। और छंद रूढ़ी का मतलब छंदानुसार भावों को नहीं व्यक्त करेंगे, बल्कि भावानुसार छंदों को व्यक्त करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आया, ये बात क्लियर हुआ। इससे क्या होगा, इससे बहुत सारी चीज होगा। लय तो मिल जाएगी कहीं ना कहीं, देखो लय मिल रही है ना, लय मिल जाएगी, भावावेग के अनुसार अनुकूल लय हो जाएगी, कि कई बार आपके भाव लय के अनुसार हो जाएंगे, परंतु तुक नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, चरण समान नहीं होंगे, ये भी बात ध्यान रखें, ये भी बात ध्यान रखें, ठीक है, ये बात ध्यान रखें, है ना। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखना है, अब क्या, जिस छंद में तुक नहीं है, जिस छंद में तुक नहीं है उसको मुक्त छंद मानेंगे? नहीं। तो निराला कह रहे हैं नहीं, कई बार कई कवि जानबूझकर तुकबंदी नहीं करते हैं, तुकबंदी नहीं करते हैं और हटा देते हैं। लेकिन अगर लिखने की प्रक्रिया में आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं तो आप भावावेग को कंट्रोल कर रहे हैं, और अगर आपने लेखनी की प्रक्रिया में भावावेग को कंट्रोल किया है तो निराला जी के अनुसार यह मुक्त छंद नहीं है। और ये किसमें अपनी ये बात किसमें बताते हैं, यह मुक्त छंद की बात बताते हैं परिमल, परिमल की भूमिका में इस बात को बताते हैं। तो ध्यान रखिए, परिमल की भूमिका में इस बात को यह बताते हैं कि भैया मुक्त छंद तब नहीं माना जाएगा। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखिएगा कि रूल बनाते हुए उन्होंने कहा कि भावावेग को अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं, भले से आपने तुक हटा दिया, हर तुक रहित रचना मुक्त छंद की नहीं मानी जाएगी, ये बात स्पष्ट इन्होंने कह दी। भावावेग को कंट्रोल नहीं करना, ये बात ध्यान में रखना है। तो ये बात यहां पे देखेंगे सीधे सीधे, हर तुक रहित छंद मुक्त छंद नहीं होता है। अतुकांत या भिन्न तुकांत छंद जिसमें प्रसाद गुप्त, कई लोग लिखते थे प्रसाद गुप्त, ये लोग ने भी अपने रचनाओं में बहुत सार अतुकांत या भिन्न तुकांत छंद किया था, लेकिन ये नियंत्रित और अनुशासित था, नियंत्रित और अनुशासन था, इसी तरह से मुक्त छंद नहीं माना जा सकता। तो अभी मैं बस समझा रहा हूं, अभी सुनते रहो बस बात, ठीक है। मैंने ये पॉइंट भी समझा दिया कि अनुभूतियां तुक के अनुसार नियंत्रित नहीं होती हैं, ठीक है, तुक के अनुसार नियंत्रित नहीं होती है, सीधी बात है। और अनुभूतियों को नियंत्रित नहीं करना है, छायावाद का यही उद्देश्य है, डायरेक्ट बात को बतानी है, ठीक है। एक स्टेटमेंट ये आपको ध्यान रखना है कि परिमल की भूमिका में ये कहते हैं, परिमल की भूमिका में कहते हैं मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। भाई मनुष्यों की मुक्ति है तो कविता की भी मुक्ति है। फिर बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने स्टेटमेंट बताया था, तो इसको क्रॉस लगा दीजिए। कविता की मुक्ति छंदों के अनुशासन से अलग हो जाना है। तो ये कह रहे बस सीधी, बहुत स्टेटमेंट, सिंपल सा स्टेटमेंट याद भी हो जाएगा कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की मुक्ति होती है। अब कविता की मुक्ति क्या होती है? कविता की मुक्ति का मतलब है छंदों का अनुशासन तोड़ दो, तो नए प्रकार की रचनाएं करो, छंद मुक्ति की बात कर रहे हैं और मुक्त छंद इसे ही कर रहे हैं, मुक्त छंद इसे ही कर रहे हैं। अब यहां पर आएगा इंट्रोडक्शन, तो थोड़ा सा एक बार देखते हैं हम जो हमारे पास अवेलेबल है। तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर, ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है, यहां पर हटा देंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको मैंने लगभग आपको सारे एग्जांपल बता दिए। अब मैं आपको प्रॉपर ये बता रहा हूं कि क्या हमें लिखना है। तो मुक्त छंद की अवधारणा पर प्रकाश डालिए प्रश्न आता है, तो मुक्त छंद की धारणा निराला संबंधित है, ये बात ना बता के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस तरह से लिखिए, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा यहां भी पढ़ लेते हैं। मुक्त छंद की कविता सहज भाषण जैसी
प्रतीत होती है। ऐसा लग रहा है कि बस आप भाषण दे रहे हो, एकदम जैसे मोदी जी भाषण दे रहे हैं ना, भाव अभी जैसे आ रहा है वैसा ही कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे अभी यूपीआई वाला भाषण, तो इसीलिए कह रहा हूं, तो ऐसा चीजों को लिंक करोगे ना, चीजें समझ में आएंगी। यूपीआई वाला भाषण दे रहे थे, क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमने यूपीआई स्टार्ट किया फ्रांस में, है ना, लेकिन इसको बढ़ाने का काम आप लोग का है, भाई हम तो समझौता करके चले जाएंगे, आप यूज ही नहीं करेंगे तो यूपीआई तो खत्म हो गया। सहज भाषण, ऐसा लग रहा है कि एकदम भाषण हो रहा है, वैसा ही जो रचना हो गई ना, कविता लिख दी, उसी को बोलते हैं मुक्त छंद। अब यहां पर थोड़ा हमें ध्यान रखना है, यहां पर आप इंट्रोडक्शन ऐसे लिखेंगे, कह रहा है प्रश्न में ध्यान रखिए, यहां पर प्रश्न देखिए, कहीं यहां पर यह बात लिखी है कि निराला के मुक्त छंद पर प्रकाश डालिए, कहीं इस बात को लिखिए कि हम डायरेक्ट निराला की बात करें। तो अगर पश्चिम में आंदोलन एक बार चल चुका है फ्री वर्स का, तो क्यों ना हम इसको बात बताएं। तो आप अगर चाहिए तो प्रॉपर जितना बढ़िया से लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन। देखो हिंदी साहित्य में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सबसे ज्यादा मैटर करता है, और मैंने आपके लिए इसमें बहुत एफर्ट किया है। अभी देखो महादेवी वर्मा का भी तो हम अभी क्वेश्चन करेंगे, मैंने बहुत खोज के एग्जांपल्स, और ये भी नहीं मैंने किया कि ऐसा गूगल सर्च किया, रैंडम एग्जांपल्स खोज लिए और डायरेक्ट आपको कोड भरवा के लिखवा दे, नहीं, एक लाइन का एग्जांपल, टू द पॉइंट एग्जांपल। मुझे पता है कि आप याद नहीं कर पाओगे इतना, तो अगर 10 लाइन का एग्जांपल है तो एक पहली वाली लाइन डॉट 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 आखिरी वाली लाइन, मुझे भी पता है, मैं भी इतना ही कर पाता। उस बात को ध्यान रखते हुए मैं आपको लिखवा रहा हूं प्रॉपर चीजें। तो यहां पर आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि मुक्त छंद आप कैसे बताएंगे, मुक्त छंद कविता का वह रूप है जो छंद विशेष के अनुसार नहीं रची जाती, नहीं तुकांत होती है, यह सहज भाषण जैसी प्रतीत होती है। ठीक है, हिंदी का मुक्त छंद, फ्रेंच का वर्सलिब्र, वर्सलिब्र का मतलब वर्स का लिबरलाइजेशन कर देना, मतलब ठीक है, फ्रेंच भाषा में वर्सलिब्र बोला जा रहा है, ठीक है, तो वर्सलिब्र या अंग्रेजी का फ्री वर्स का पर्यायवाची है, ठीक है, फ्री वर्स का पर्यायवाची है, ठीक है, तथा पाश्चात्य आधुनिक कविता में यह व्हाइट मैन, इस बात को बताएंगे, व्हाइट मैन की सबसे बड़ी देन है, व्हाइट मैन की सबसे बड़ी देन है। उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने कहा कि अब वह समय आ गया है जब गद्य और पद्य के रूप में बनी गई सीमाओं को तोड़ डालना चाहिए, तथा ऐसा माध्यम खोजना चाहिए जो क्या करे, अतिशय भावात्मकता से दूर होकर यथार्थ की ओर जाती दिखे। तो इस बात को आप लिखेंगे, व्हाइट मैन, ठीक है, व्हाइट मैन को कोट करेंगे। अब बताएंगे कि हिंदी साहित्य में, आधुनिक हिंदी साहित्य में निराला को, ठीक है, निराला को क्या माना जाता है, ठीक है, निराला को मुक्त छंद की परंपरा का प्रारंभकर्ता माना जाता है, ठीक है, प्रारंभकर्ता का माना जाता है। यह उनकी छंद संबंधी प्रयोगशीलता का सर्वोच्च स्तर है। अब इस बात को आप बताएंगे, जो अब बातें बताई वो बात आप बताइए कि मुक्त छंद छंद मात्र से नहीं, ठीक है, या आप इस बात को बताएंगे सीधे से कि निराला, ठीक है, निराला परिमल की भूमिका में लिखते हैं, परिमल की भूमिका में लिखते हैं, ये परिमल की भूमिका इंट्रोडक्शन में, ये बात को आप अब लिखना शुरू कर दिया हमने, इंट्रोडक्शन वही वाला दे दिया, फ्री वर्स, है ना, या वर्सलिब्र, फ्रेंच के वर्सलिब्र का पर्यायवाची है, ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन वही बात है, व्हाइट मैन की देन है, पाश्चात्य साहित्य को व्हाइट मैन की देन है, और व्हाइट मैन कहते हैं कि भाव को व्यक्त करने के लिए ये चाहिए। फिर आप बताएंगे कि परिमल की भूमिका में निराला मानते हैं कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, और कविता की मुक्ति छंदों के अनुशासन से अलग हो जाना है, ठीक है, अलग हो जाना है। ध्यातव्य है निराला छायावाद के प्रमुख स्तंभ है, तथा छायावादी कवियों की यह विशेषता है कि वह अनुभूति परक रचनाएं करते हैं, और अनुभूति परक रचनाओं में लय या तुक आदि की अनुशासन सीमाओं को तोड़ना अनिवार्य हो जाता है। अब वापस आएंगे इस बात को, मुक्त छंद छंद मात्र से नहीं, तो मैं जो बातें बता रहा हूं एक ही बार बोल रहा हूं, आप उसको लिख लेंगे, पॉज करके वापस सुन लेंगे, बैक करके वापस सुन लेंगे, आपकी इच्छा, क्योंकि मेरे भी तो भाव ही बह रहे हैं ना, आंसर लिखवा रहा हूं, एग्जाम में जैसे सोचता हूं लिखते जाता हूं, सोचता थोड़ा ना दोबारा कि बताना पड़ेगा, रुक के समझाना पड़ेगा, नहीं, रट के तो बैठा नहीं हूं।
फिर आप इस बात को बताएंगे मुक्त छंद छंद मात्र से नहीं, या निराला के अनुसार मुक्त छंद छंद मात्र से नहीं, छंद रूढ़ी से मुक्ति है, तथा यह स्थापित करता है कि छंदानुसार भावों के स्थान पर भावानुसार छंदों का प्रयोग होना चाहिए। तो ध्यान रखिए, छंदानुसार भाव नहीं, भावानुसार छंद होने चाहिए, ये बात कहता है मुक्त छंद। ठीक है, मुक्त छंद इस बात की करता है। ठीक है, इसमें भावावेग के अनुकूल लय तो होती है, परंतु उसमें तुक नहीं होती और सभी चरण सम नहीं होते। ठीक है, सभी चरण सम नहीं होते। निराला लिखते हैं मुक्त छंद वह है जो छंद की भूमि में रहकर भी मुक्त है। ठीक है, छंद की भूमि में रहकर भी मुक्त है। ठीक है, और उसका प्रवाह उसे छंद सिद्ध करता है और उसका नियम राहित्य उसकी मुक्ति। ठीक है, तो जो प्रवाह है, जो आप रचना कर रहे हो, उसका जो फ्लो है, द फ्लो ऑफ द रचना, ठीक है, मेरी इंग्लिश ऐसी है, तो रचना का जो प्रवाह है वो उसको छंद सिद्ध करता है, जबकि नियम से राहित्य हो जाना वह उसकी मुक्ति है। फिर देंगे पहली रचना निराला की जूही की कली है। ठीक है, जूही की कली है, जिसे छायावादी इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना माना गया। इसका उदाहरण है भाई, विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग वरी स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरणी जूही की गली। उस बात को आप प्रॉपर लिख दीजिएगा। ठीक है, उस बात को आप प्रॉपर लिख दीजिएगा। ध्यातव्य है, छंद की मुक्ति का काव्य द्विवेदी युग में ही आरंभ हो गया था, किंतु इसे पूर्णता तक निराला ने पहुंचाते हुए स्पष्ट किया कि तुक रहित छंद मुक्त नहीं होता है। तो हर तुक रहित छंद मुक्त नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये सब मैंने डिस्कशन ऑलरेडी कर दिया, मैं बस स्टेटमेंट लिख रहा हूं, मेन बॉडी यही बता रहा हूं। उनके अनुसार अतुकांत या भिन्न तुकांत छंद, जिसमें प्रसाद में शरण गुप्त आदि ने कविताएं लिखी, नियंत्रित और अनुशासित होने के कारण मुक्त छंद नहीं माने जा सकते। ठीक है, मुक्त छंद नहीं माने जा सकते। ठीक है, तो ये बताइएगा, है ना। फिर बताइएगा निष्कर्षतः मुक्त छंद की अवधारणा मूलतः काव्य की पारंपरिक अनुशासन से मुक्ति है, और यह मुक्ति इसलिए है क्योंकि निराला जैसे समर्थ कवि सामंती संस्कृति के जड़ बंधन को अमान्य घोषित करते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार के बंधनों को तोड़ते हुए निराला ने क्या किया, मुक्त छंद के माध्यम से हिंदी साहित्य में छंदों की मुक्ति कर दी, या कविता की मुक्ति कर दी। इस बात को आप बताएंगे कि कविता की मुक्ति कर दी, है ना। ये कह ही रहे हैं कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की मुक्ति भी होती है। ये बात हमने इंट्रोडक्शन में ही लिख ली थी, वाइटमैन को कोट किया, ये वो किया। तो हमारा मुक्त छंद की अवधारणा पर हमने प्रकाश डाल लिया। 225 शब्द 300 अगर आ जाता है, मस्त लिखेंगे, एकदम तोड़ फोड़ के बढ़िया से आ जाएंगे। अगली क्लास में हम लोग महादेवी वर्मा को करेंगे। ठीक है, महादेवी वर्मा को करेंगे, कोशिश करेंगे जयशंकर प्रसाद पे अगर 1-2 प्रश्न आता है तो वो करेंगे। एक हिंट बस ध्यान रखिए, देखिए महादेवी वर्मा पे थोड़ा सा प्रश्न पहले हम लोग देख लेते हैं। महादेवी वर्मा पे प्रश्न आ सकता है, महादेवी वर्मा की रहस्यानुभूति, पहले तो प्रश्न नोट कर लो। महादेवी वर्मा की रहस्यानुभूति में आधुनिक प्रभाव, ये वाला प्रश्न आ सकता है। तो 2 प्रश्न हो गए। या महादेवी वर्मा के काव्य में वेदना, महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं में वेदना का स्वरूप, सबका आंसर सेम होगा। बस प्रश्न जैसा पूछा, जैसे अगर रहस्यानुभूति पूछा तो एग्जामिनर बार बार देखो रहस्यानुभूति इस तरह से दिखती है, रहस्यानुभूति इस तरह से दिखती है। पूछा है वेदना अनुभूति दिखाओ, तो वेदना अनुभूति इस तरह से दिखता है। बस रहस्य की जगह वेदना, अब शब्द बस चेंज करना है। तो रहस्यानुभूति बताते समय बताना है कि रहस्यानुभूति में वेदना प्रमुख है। ईश्वर के प्रति जो रहस्यानुभूति हमें आदिकाल की रचनाओं में साधनात्मक रहस्यवाद के रूप में दिखता है, वहीं भावनात्मक रहस्यवाद के रूप में सूफी काव्य में दिखता है, वहीं वेदना मूलक रहस्यवाद आधुनिक रहस्यवाद के रूप में इनमें दिखता है। किसमें? महादेवी वर्मा में दिखता है, छायावाद के कवियों में दिखता है। तो ये सब मिक्स करना है, सारे यहां सबसे चीजों को लिंक करना है। फिक्स एग्जाम्पल होंगे 4-5 एकदम फिक्स एग्जाम्पल होंगे, और वही हम डायरेक्ट लिखेंगे, वही फिक्स एग्जाम्पल को हम यूज करके लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग कल ये वाला प्रश्न, पहले छायावादी काव्य में निहित व्यक्तिगता की चेतना, एक तो प्रश्न ये करेंगे। ठीक है, व्यक्तिगता की चेतना। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, महादेवी वर्मा। तो ये महादेवी वर्मा को आप लोग एक बार पढ़ के आइएगा। ठीक है, महादेवी वर्मा को पढ़ के आइएगा तो हमारा काम बनेगा। तो हम लोग महादेवी वर्मा की वेदनानुभूति मैं पहले ही समझा दे रहा हूं, तो ये एग्जाम्पल रख लेना। मेरे हस्ते अधर नहीं जक्किया सुलड़ियां देखो, मेरे गीले पग छुओ मत। अच्छा, मैंने अपने जो 72 पेज के नोट्स हैं उसमें 2-3 एग्जाम्पल और दिखे हैं।
मैं तो कहूंगा याद कर लो। जो एग्जाम्पल मैंने लिखे, मैंने बहुत फोकस्ड होके कुछ ही एग्जाम्पल्स लिखे हैं, तो मैं यही सजेशन दूंगा कि याद कर लो। तो जैसे ये क्वेश्चन है, रहस्यानुभूति की आधुनिकता पर प्रकाश डालिए, तो वही कीवर्ड है छायावादी रहस्यवाद। रहस्यवाद है, क्यों ऐसा रहस्यवाद है? क्योंकि स्थूल का सूक्ष्म के प्रति विद्रोह, सॉरी, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह हो रहा है, तो व्यक्तिकता की चेतना आ रही है, यही सब बतिया बतानी है। तो जो हमें पता है ना, बस महादेवी वर्मा के एग्जाम्पल लेके, 2-3 महादेवी वर्मा के काव्य संग्रहों का नाम लेके बस ये बात बता दें कि महादेवी वर्मा में ऐसा दिखता है। बाकी कॉन्सेप्ट और सब चीज हमने पढ़ ली छायावाद काव्य में, हमें बस अब महादेवी वर्मा का नाम लिखना है, उनके 2-2 एग्जाम्पल लिखने हैं बस, तो और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये काम करिए आप लोग, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।